जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हुए तीसरे लेक्चर में एंट्री मारते हैं और हम लोग जो है इसमें कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट बचा हुआ थ्योरी का, उसके बाद हम लोग इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ही करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो थ्योरी का पार्ट है वो है आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मतलब ज्योमेट्री से क्या मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो वी हैव, हमारे पास क्या है a डॉट बी, यही ना डॉट प्रोडक्ट है, तो दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये चलिए उसके बाद आल्सो और कुछ है, और है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो ये था आपका a डॉट बी कैप। इसी बात को लिख सकते हैं a बी डिवाइडेड बाई बी, इसी बात को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई बी, और ये बी कैंसिल तो हो जाएगा a कॉस थीटा। क्लियर? अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं a कॉस थीटा। उसी तरह से प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर लिखते हैं तो ये हो जाएगा b वेक्टर डॉट a कैप, इसको लिखेंगे b वेक्टर डॉट a वेक्टर डिवाइडेड बाई a, इसी को लिखेंगे a b कॉस थीटा डिवाइडेड बाई a कैंसिल, दिस इज इक्वल टू b कॉस थीटा। तो हमको पता है प्रोजेक्शन ज्योमेट्री होता है और a डॉट b ए बी कॉस थीटा होता है, तो देयरफॉर हेंस क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो जाएगा, हेंस इस a डॉट b को क्या लिखेंगे, अगर हम a लेते हैं, a को अलग रख देते हैं, तो b कॉस थीटा कितना है मेरे पास जी, तो b कॉस थीटा है प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, तो दिस इनटू प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर, या फिर इसको हम सिंपली कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर, ये भी लिख सकते हैं। तो दिस इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग। या फिर और करके क्या लिखेंगे कि a डॉट b लिखना है, तो अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, तो क्रॉस करेंगे किसके साथ, तो प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसका मतलब अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ज्योमेट्री में उसको कैसे दिखाओगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होगा आपका। ठीक है, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड अब प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, या फिर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अब प्रोजेक्शन ऑन a ऑन b, क्योंकि आप प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर देख चुके हैं, अब ये भी देख चुके हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर कितना होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन पढ़ने के बाद आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग डॉट प्रोडक्ट का इजी वे में बता सकते हैं, जो कि आपने यहाँ पे देखा है। ठीक है, आपने यहाँ पे सीखा है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ। हेलो फ्रेंड्स, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं। ठीक है, वो क्या है आपका कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, मतलब किसी याद कीजिए आपने पढ़ा था स्टार्टिंग वाला जो वीडियो लेक्चर्स था किसका, वेक्टर का, तो वहाँ आपने पढ़ा था रिजोल्यूशंस ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन। तो वहाँ पे जो 2 डायमेंशन था वो एक ये तो आई कैप था, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिए थे, एक वाई एक्सिस के लिए थे, तो वहाँ भी आपने कंपोनेंट लिया था, तो उसी बेसिस पे यहाँ भी काम करेंगे। अंतर बस इतना है कि वहाँ पर एक वेक्टर था जिसका आई और जे के टर्म में कंपोनेंट लिए थे, यहाँ पर कोई एक वेक्टर ए है जिसका बी के अलॉन्ग कंपोनेंट लेना है और बी के परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, इस बार मतलब 2 वेक्टर प्रोवाइड किया हुआ है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट लेना है, किसके अलॉन्ग, तो एक लेना है दूसरे के अलॉन्ग
मतलब अगर ए वेक्टर का कंपोनेंट लेना है तो ए का कंपोनेंट लेना है बी के अलॉन्ग और ए का कंपोनेंट लेना है बी के परपेंडिकुलर। कहानी समझ में आ गया? क्या क्या करना है हम लोग को? चलिए आते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से देखिए, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मैंने पहले ही बताया था, जहाँ भी पॉसिबल हो आप फिगर जरूर ट्रेस कीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, मुझे तो करता है क्योंकि मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया है। आप भी रियलाइज़ कर सकते हैं अगर आप इसको क्या कहते हैं अपने एप्लीकेशंस में लाते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ देखे होगे कि मैं जहाँ मैक्सिमम जहाँ पे होता है वहाँ पे मैं फिगर ट्रेस करता हूँ। मैथमेटिक्स, फिगर के बिना मैथमेटिक्स का है क्या? कुछ नहीं। ठीक है, ग्राफ के बिना मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है। चलिए आते हैं। अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, ये मान लो एक ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का कंपोनेंट लेना है। किधर किधर? तो ए वेक्टर का कंपोनेंट लेना है बी के तरफ और ए वेक्टर का कंपोनेंट लेना है बी के परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई? ये कहानी ये देख सकते हो। ए वेक्टर का कंपोनेंट लेना है बी के अलॉन्ग और ए वेक्टर का कंपोनेंट लेना है बी के परपेंडिकुलर। ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये बी के परपेंडिकुलर लाइन है और इसके अलॉन्ग आपको कंपोनेंट लेना है। ठीक है, तो जरा सा देखते हैं कंपोनेंट होता क्या है। तो कंपोनेंट का मतलब होता है इसका इस पर प्रोजेक्शन वेक्टर। आप जिसको कंपोनेंट बोलते हैं मैं उसको प्रोजेक्शन वेक्टर बोलता हूँ। ठीक है, तो ये मान लो O है, ये मान लो A है, ये मान लो B है और यहाँ जहाँ परपेंडिकुलर फॉल किया ये मान लेते हैं M है। ये आपका B वेक्टर है, इसको चाहे तो आप पीछे दिखा सकते हैं, ये B वेक्टर है आपका। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहला जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे कंपोनेंट। किसका कंपोनेंट? ऑफ ए वेक्टर। किस पर? तो अलोंग बी वेक्टर। अलोंग बी वेक्टर या ऑन बी वेक्टर एक ही बात है। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर, वेक्टर ऑफ ए ऑन बी वेक्टर। याद कीजिए, पिछला जो कंटेंट था हमने पढ़ा था प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शंस के बारे में मैंने बताया था कि प्रोजेक्शन एक स्केलर होता है। प्रोजेक्शन क्या होता है? स्केलर। और स्केलर का मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, हमको लेना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो कंपोनेंट एक्चुअली प्रोजेक्शन वेक्टर हो जाता है। तो प्रोजेक्शन तो आप ऑलरेडी निकालने जानते हैं, तो प्रोजेक्शन निकाल लीजिए और प्रोजेक्शन को वेक्टर बना दीजिए। तो अगर मैग्नीट्यूड पता है और किसी के अलॉन्ग वेक्टर लेना है तो उसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रोजेक्शन वेक्टर मिल जाएगा। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि पहले हम प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी लेंगे और उसको बी के अलॉन्ग ले रहे हैं तो बी के कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर ले लिए और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? तो जिसके अलॉन्ग आप ले रहे हैं। तो किसके अलॉन्ग ले रहे थे? बी के अलॉन्ग। तो बी के अलॉन्ग मतलब बी का डायरेक्शन। अब ए का बी पर प्रोजेक्शन कितना था ये आपको पता है। तो ए का बी पर प्रोजेक्शन था ए वेक्टर डॉट बी कैप और आप मल्टीप्लाई किससे किए हैं? तो बी कैप से। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और यहाँ लिखेंगे बी वेक्टर और नीचे में हो जाएगा बी का स्क्वायर। कैसे बी का स्क्वायर हुआ? तो इस बी कैप के बदले में भी बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी और इस बी कैप के बदले में बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी। तो नीचे में बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर। कहने का मतलब कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी जो होता है ये हो जाता है फॉर्मूला ए डॉट बी, बाहर में बी वेक्टर और ये बी वेक्टर का स्क्वायर। अब बता दें, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है। स्केलर वेक्टर के बीच में कोई साइन नहीं है, गलती से भी डॉट और क्रॉस कुछ मत देना, नहीं तो गलती हो जाएगा आपका। ठीक है, गलती से मिस्टेक, गाना सुने होंगे आप। चलिए, तो गलती से भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मतलब स्केलर और वेक्टर के बीच में कोई साइन आप दे ही नहीं सकते हैं, वो मीनिंगलेस है आपका। नेक्स्ट आते हैं, ये तो हमको मिल गया पहला पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अब हमको चाहिए कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। तो दूसरा नंबर लिखने जा रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू अलोंग परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अलोंग परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। मतलब वेक्टर बी का जो परपेंडिकुलर है उसके अलोंग हम लोग क्या लेने जा रहे हैं? ए का कंपोनेंट लेने जा रहे हैं। तो आप ही बताइए, दिस इज इक्वल टू। अब और एक चीज और, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर, इसका मतलब होता है ओ एम वेक्टर।
मतलब OM प्रोजेक्शन था उसमें वेक्टर का साइन लगा दिया। उसी तरह उसके परपेंडिकुलर लेना है तो आप यहाँ से ये कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये मान लो आपका n है। तो अगर हमको क्या करना है कि इस OA वेक्टर का उसके B के परपेंडिकुलर लेना है तो ये ON वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर along perpendicular to B वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज ON वेक्टर, और ON वेक्टर को आप लिख सकते हैं MA वेक्टर, लिख सकते हैं कि नहीं? देखो ON वेक्टर इज इक्वल टू MA वेक्टर हो जाएगा। अब एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल OMA, या सिंपली कोई ट्रायंगल भी होगा तो उसमें ट्रायंगल रूल फॉलो करेगा, तो इसका डायरेक्शन आप इधर दे दीजिए। तो दिस इज इक्वल टू, मतलब ये जो आपका दिस है तो दिस प्लस दिस हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं OA वेक्टर माइनस OM वेक्टर। ये कहाँ से आया? तो लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपको ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन आता है तो आप लिख सकते हैं दैट इज क्या था, OM वेक्टर प्लस MA वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर। तो OA वेक्टर माइनस OM वेक्टर करेंगे तो MA वेक्टर मिल जाएगा जो कि दिख रहा है आपको। तो दिस इज इक्वल टू OA वेक्टर मतलब कितना हो गया, A वेक्टर माइनस OM वेक्टर आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दिस इज OM वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाय B वेक्टर और B का स्क्वायर। एक आंसर आपका यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। ये है along परपेंडिकुलर टू वेक्टर B और ये है along B, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इन दोनों से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको बता दें IIT में भी यहाँ तक कि एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्शन कंपोनेंट निकालना है मीन्स प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, प्रोजेक्शन आता है वेक्टर बना दीजिए, और बाकी परपेंडिकुलर के अलोंग लेना है तो आप ज्योमेट्री लगा सकते हैं, ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन से बन जाएगा आपका। इसलिए बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको आप इसके डेरिवेशंस को देखिए, आप कभी नहीं भूलिएगा। अगर आप याद कीजिएगा तो आज न कल इसको आप भूल जाइएगा। तो मेमोराइज नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए इसको समझ के देखिए, और अगर भूल भी गए तो डेरिवेशंस करने आपको आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स बनाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स का डील करते हैं। बहुत हो गया थ्योरी, बिना क्वेश्चंस का तो कुछ होगा नहीं, क्वेश्चंस बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले आपका थ्योरी पर कमांड बहुत ज़रूरी है। बिना थ्योरी पे कमांड किए आप क्वेश्चंस नहीं बना सकते हैं। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इससे पहले भी जो 2 वीडियो आपका बना है उसको भी आप एक नज़र दे बढ़िया से देख लीजिए, तभी जाके आप क्वेश्चंस में अटेम्प्ट लीजिए। तो आप देखिएगा कि क्वेश्चंस वैसे ही बनते हैं जैसे मैंने थ्योरी में डिस्कस किया है, ठीक है, उसके अलग नहीं होगा आपका। हेलो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चंस एंगल से ही रिलेटेड है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी भी एंगल निकालना है तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, सॉल्यूशंस। वेक्टर का यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ तो अपने मन से नामकरण कर लीजिए आप। लेट पहला वेक्टर को हम लोग ए मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा थ्राइस आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप माइनस 6 के कैप। और दूसरा वेक्टर को बी मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 आई कैप माइनस थ्राइस जे कैप प्लस के कैप। उसके बाद हमको क्या करना है, ए डॉट बी निकालना है। सबसे पहला काम यही करना है, बाद में देखेंगे एंगल क्या होता है। तो ए डॉट बी क्या होगा, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। तो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो 4 और गुना 3 12 हो जाएगा। यहाँ जे का कोफिशिएंट कितना है 2, और यहाँ देखो कितना है -3, तो हो जाएगा -6। यहाँ के का कितना है -6 और यहाँ के का 1 है, तो -6 × 1 -6। अब दे रो जरा से कितना हो गया 12 - 12 जो कि कितना है 0। हमको पता है कि 2 वेक्टर ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो 0 है नहीं, तो जब 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है और दोनों का प्रोडक्ट 0 हो गया डॉट प्रोडक्ट, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दैट इज थीटा जो होगा उन दोनों के बीच में वो 90 डिग्री हो जाएगा।
तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का ये भी एक तरीका है। चलिए अब हम लोग दूसरा निकालते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना जिसमें ए भी दिया हुआ बी भी दिया हुआ है। इस बार ए और बी मानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन वेक्टर्स, जो वेक्टर दिया हुआ उसको लिख लो। गिवन वेक्टर्स क्या क्या है जी, तो एक वेक्टर ए है तो ये हो जाएगा ट्वाइस आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप माइनस के कैप। और दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है तो ये हो जाएगा 6 आई कैप माइनस थ्राइस जे कैप प्लस 2 के कैप। मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं। चलिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -2। कितना हो गया आपका, तो ये हो जाएगा सिंपली 4। तो ए डॉट बी जो है आपका 4 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 4 + 4 8 9 तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। ये कितना हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा जी, तो 36 प्लस 9 प्लस 4 49 और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7। तो हमको ए का मैग्नीट्यूड भी मिल गया, बी का मैग्नीट्यूड भी मिल गया, ए डॉट बी भी मिल गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट थीटा बी द एंगल between वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। चलिए कॉस इनवर्स ए डॉट बी कितना आया था, 4, ए बी कितना है, तो 7 गुना 3 गुना 7 तो 7 या 21। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ है तो उन दोनों के बीच का एंगल निकालना का जो काम है बहुत आसान है। ठीक है, तो आई होप कि अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने दे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक नज़र देखिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है कंपोनेंट और प्रोजेक्शन से रिलेटेड। इसके पहले दो क्वेश्चन था वो था एंगल से रिलेटेड। ये क्वेश्चन है प्रोजेक्शंस और कंपोनेंट से रिलेटेड। तो कुछ नहीं है, हम लोग को सारा चीज़ पता है, बस अप्लाई करना है। कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, मतलब ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन वेक्टर्स, जो वेक्टर दिया हुआ उसको उतारो। एक वेक्टर ए जिसका है आई कैप माइनस ट्वाइस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी जिसको जो कितना है आपका 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें पूछ रहा है उसमें पूछ रहा है प्रोजेक्शन किसका, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ये हमको पता क्या होता है, जिस वेक्टर का लेना है उसका वेक्टर डॉट और जिस पर लेना है उसका कैप, तो बी का कैप। अब बताइए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी आर डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। तो दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, तो ए बी के साथ डॉट मतलब आई का आई के साथ, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा +8 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, और डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड देख सकते हैं, तो 16 + 16 + 49 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 × 4 = 19 और ये हो जाएगा आपका 16 16 32 32 प्लस 49 का स्क्वायर रूट। ये देख लो कितना होगा 19/11 और 4 3 7 1 8 का, तो हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 19/9। तो जो प्रोजेक्शन आया किसका, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आपका निकल गया 19/9। अब आपको क्या करना है, सेकेंड पार्ट यहाँ लिखना है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। यहाँ लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ए का बी पर कंपोनेंट या ए का बी के अलोंग कंपोनेंट, मतलब ए का बी पर प्रोजेक्शन वेक्टर। तो हम लिखेंगे यही ना प्रोजेक्शन हुआ, तो हो जाएगा आपका 19/9 दिस इज प्रोजेक्शन। और वेक्टर बनाना है तो किसके अलोंग, बी के अलोंग, तो यहाँ लिखेंगे बी का कैप। ठीक है, और बी कैप आप आराम से निकाल सकते हैं।
तो हो जाएगा 19, बी कैप कैसे निकालोगे, तो 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप, ये आपका बी वेक्टर हो गया। उसका कैप लिखना है तो डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हम पहले भी निकाल चुके हैं, बी वेक्टर का कितना आया था, तो 9 आया था। तो अल्टीमेटली कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 19/81 और ये हो जाएगा 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, मतलब सिंपली प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन निकाला हुआ था, वेक्टर बना दिए। किसी भी प्रोजेक्शन का वेक्टर बनाने के लिए प्रोजेक्शन मैग्नीट्यूड हो गया, अब वेक्टर बनाने के लिए उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी कैप से मल्टीप्लाई कर दिए और बी कैप निकालने हम लोग को आता है बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड, इसको सिंप्लीफाई किए तो आंसर आ गया। आंसर आ गया कितना आया, तो 19/81 और 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी वेक्टर, एंड जो ऊपर वाला था वो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर। ठीक है, तो चाहे प्रोजेक्शन कहे या कंपोनेंट कहे, अलोंग में कहे, परपेंडिकुलर में कहे, ए का बी पर प्रोजेक्शन कहे, बी का ए पर प्रोजेक्शन कहे, ये सारा का सारा हम लोग को आता है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप पहले लेक्चर मतलब जो पहला चैप्टर था स्टार्टिंग वाला, वहाँ भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन वहाँ हम लोग दूसरे तरह से प्रूफ किए थे, ज्योमेट्रिकल फिगर वगैरह बना के किए थे। यहाँ आपको ज्योमेट्री मतलब फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली डॉट प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन करना है। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कहता है शो कीजिए कि a और b आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जो डाटा है उसको लिख लो, गिवन, यही ना गिवन है कि a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो दिस, इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट। हम लोग देख चुके हैं, मेरे पास फॉर्मूला है थ्योरी पे, यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, जहाँ थीटा क्या है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, है ना था, SBS कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोलो कितना हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, उस टर्म को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो जो बचा पहले लिख लो, ab 2ab cos थीटा, उधर हो जाएगा माइनस 2ab cos थीटा, सबको उठा के एक तरफ लेके आ जाइए, तो हो जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। a और b जीरो नहीं है, 4 भी जीरो नहीं है, तो यहाँ से जीरो कौन होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 0। याद कीजिए, cos थीटा अगर जीरो हो जाए इसका मतलब बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो दिस इम्प्लाई थीटा बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री, मतलब ये शो कर रहा है कि a परपेंडिकुलर टू क्या हो गया, b वेक्टर। तो कितना आसान है, क्योंकि आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है ना, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, पता है फार्मूला, तो क्यों ना यहाँ फार्मूला लगा दिए। लेकिन जब हम स्टार्टिंग पहले वाला चैप्टर में जब इस क्वेश्चन को बनाए थे तो हमको ये फार्मूला पता नहीं था, क्योंकि हम लोग तब तक डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़े थे। तो जब डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़े थे इसलिए हमको फार्मूला नहीं पता था, इसलिए मैं फार्मूला नहीं लगाया। लेकिन वहाँ हमको ज्योमेट्री पता है, फिगर से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए थे। ठीक है, तो यही है आपका कुछ प्रॉब्लम्स और इसमें कुछ कंटेंट। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, एक सजेशन है कि अगर जो मेरा वीडियो देख रहे हैं या जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप तो पढ़ ही रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसको कि सेम कंटेंट पढ़ना है, ठीक है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, मेरा वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो उसको बोलिए कि वो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि उसको जो रेगुलर कंटेंट है वो आपको उसको भी मिलते रहे। ठीक है, ऐसे भी शिक्षा जो है वो बांटने की चीज़ है, जितना आप बांटिएगा, जितना एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर पढ़िएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके कोई दोस्त यार है जिसको भी वेक्टर पढ़ना है, ठीक है, तो उसको भी आप शेयर कीजिए, वो भी इस बहाने वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग।